हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नेम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। आराम से समझना है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कब, जब हम इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ है तो इस क्वेश्चन में ये अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो फर्स्टली वर्ड आता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है, तो वेक्टर हमारे पास है। तो वेक्टर का मतलब क्या है, आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा है कि वेक्टर क्या है। वेक्टर के पास अच्छा ये तो पता ही होगा कि अगर वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो अच्छे वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हम बोलते हैं। तो इसे लिखो, चलो पहले वेक्टर को आप जानते हो इतना। तो जो हमारे पास वेक्टर है वो क्या है, एक टाइप ऑफ क्वांटिटी, एक टाइप की क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है ना। क्वांटिटी है विच नीड्स मैग्नीट्यूड, as well as direction, to define itself। वेक्टर क्या है, वेक्टर एक टाइप की क्वांटिटी है विच नीड, उसे ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड की हैज़ वेल हैज़ डायरेक्शन की, टू डिफाइन, अपना आपको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर है वो टू चीज़ से मिलकर बना है, ये समझ लीजिए। मतलब हम पहचान कैसे सकते हैं वेक्टर को, कि उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं वेलोसिटी एग्जाम्पल है कैसा, कि 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। मैग्नीट्यूड मिल गया आपको, मिल गया, डायरेक्शन मिल गया कि ईस्ट में जा रहे हैं, तो क्या हो गया, वेक्टर। एक एग्जाम्पल हो, देखो आप, एक जो मैन है वो ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर। अब जल्दी से बताओ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, फटाफट। वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड है होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। क्या है यहाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, स्केलर, ठीक है ना। अब इसे ही हम थोड़ा क्या कर लें, ऐड कर लें। तो क्या है, एक मैन जो है वो ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर टू ईस्ट में ट्रैवल कर रहा है, तो डायरेक्शन भी हो गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी हो गया, तो क्या बन गई है, वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। क्लियर। वेक्टर स्केलर में आपको पता चला कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। वेक्टर और स्केलर में आपको पता चला कि क्या डिफरेंस है, क्लियर हुई बात। अब आते हैं कि वेक्टर को मैथमेटिक्स में कैसे हम क्या बोलते हैं। वेक्टर को मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, वेक्टर को मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन का टुकड़ा जिसके पास डायरेक्शन हो, ये कुछ डिस्टेंस हुई होगी, ठीक है, हमने डिस्टेंस मान ली, कुछ भी हो सकती है यहाँ। उसके पास क्या है, एरो का मतलब क्या है कि डायरेक्शन है। तो एक ऐसी लाइन का टुकड़ा जिसके पास डायरेक्शन हो तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे लाइन का टुकड़ा जिसकी कुछ डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर को मैथमेटिक्स में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया इतना, ठीक है। अब आपने क्या जाना कि हम वेक्टर को मैथमेटिक्स में बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कि एक ऐसी लाइन का टुकड़ा जिसके पास कुछ डायरेक्शन हो, ठीक है। आपने स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस जाना कि क्या स्केलर में और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, आपने अभी तक इतना जाना है, ठीक है ना। ठीक है, इतना आपको सफिशिएंट है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या आया कि एक लाइन का टुकड़ा बना रहे हैं हम, ठीक है ना। एक लाइन का टुकड़ा बना रहे हैं तो मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और कुछ पॉइंट यहाँ तक ये गया होगा, तो ये हमने बनाया, ठीक है ना। तो ए ये है और इसका नाम ले लिया हमने बी। तो जहाँ से स्टार्टिंग की हमने,
जहाँ से हमने स्टार्टिंग की तो उसे हम क्या बोल लेंगे, इनिशियल पॉइंट बोल लेंगे। जहाँ से हमने स्टार्टिंग की है उसे हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और जहाँ तक हम गए, हमने यहाँ गए, तो इसे हम बोल रहे हैं टर्मिनल पॉइंट। आप कहोगे कि टर्मिनल क्यों बोला, इसे एंड पॉइंट बोलना चाहिए था, है ना। तो टर्मिनल और एंड पॉइंट में देखो डिफरेंस है। जानो कि एंड पॉइंट क्या होता है। एंड पॉइंट का मतलब ये है कि हम पहुँचे और रुके, इधर उधर नहीं जाना, बस पहुँच गए तो पहुँच गए, इधर उधर अब हिल नहीं सकते, ना ही हम कुछ कर सकते हैं वहाँ जाके, वो मामला ख़त्म हो गया इतना। पर टर्मिनल पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ तक तो हम आ गए, अब इसके आगे हम दूसरा भी अटैच कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक तो हम आ गए, मान लो कि यहाँ बनाया कि यहाँ तक तो हम आ गए, इसके अलावा हम इसके आगे दूसरा भी अटैच कर सकते हैं, तो हमने ये दूसरा भी अटैच कर लेंगे। टर्मिनल पॉइंट का मतलब ये होता है कि इसके जो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा, दूसरे वेक्टर का क्या होगा, इनिशियल पॉइंट अटैच होगा। टर्मिनल पॉइंट से आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट का जो है अटैच हो सकता है ये, इस वजह से हमने टर्मिनल पॉइंट लिया है कि इसके आगे हम दूसरा भी अटैच कर सकते हैं, पर एंड पॉइंट में दूसरा अटैच नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होता है। क्लियर हुई बात। अब आ जाओ कि ये क्या हो गया, ए बी है, अभी वेक्टर नहीं है। वेक्टर क्या बनेगा, जब इसके ऊपर एरो लगेगा, तो ये क्या बन गया, ए बी वेक्टर बन गया है। अब ए बी वेक्टर हमारे पास यहाँ बन गया है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये करते हैं कि मैग्नीट्यूड, आप ये क्या पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हो आप, ठीक है, पर यहाँ आपको मोड नहीं पढ़ना, यहाँ आप क्या पढ़ोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। क्या पढ़ोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर रीड करोगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर आप बेसिकली मैथमेटिक्स में आ जाओ, मतलब मैथमेटिक्स में अगर आ गए आप, अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड उसकी लंबाई को बोल सकते हैं। एक वेक्टर है, उसकी लंबाई मान लो कुछ भी हो सकती है, 10 मीटर, कुछ भी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड है, उसकी लंबाई को बोल रहे हैं हम। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी होगा। इतनी बात क्लियर हुई। आपको यहाँ से क्या पता चला, इनिशियल और एंड पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट में क्या डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसे हम कैसे रीड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर। और ये हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड एक वेक्टर है, उसके लंबाई को हम उसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है, ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। अभी अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड। इतना आपको यहाँ समझ में आया, इतना ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमारे पास क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा। क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अब आते हैं हम 3D के अंदर। 3D के अंदर ये आएगा हम, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ले लिया है, और इधर हमने जेड एक्सिस ले लिया है। आप यहाँ क्या ले सकते हो, वाई एक्सिस ले सकते हो, यहाँ जेड एक्सिस ले सकते हो, या एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इससे समझ में आ रहा है, इससे समझो, या फिर यहाँ क्या लोगे आप, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। जैसे समझ में आना चाहिए वैसा आप ले सकते हो। तो हमने एक पॉइंट यहाँ मान लिया है, एक कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड मान लिए। ये हमारे पास ओरिजिन है, तो यहाँ पॉइंट्स क्या होंगे, 0,0। तो यहाँ से एक हमने क्या किया, वेक्टर ड्रॉ किया। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, ओपी वेक्टर हो गया। इसका हमने नाम दे दिया आर वेक्टर, ठीक है। ओपी वेक्टर बनता ना ये, तो उसका हमने क्या नाम लिया, आर वेक्टर नाम दिया। यहाँ हमने कोऑर्डिनेट मान लिए कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड, क्योंकि 3 है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर क्या होगा, जिसे हमने क्या मान लिया, आर वेक्टर, क्या होगा, जल्दी से बताओ कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर ऐसे ही तो लिखते हैं हम, बताओ, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे होता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक 0 है, तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा, रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर ओ पी वेक्टर हमारे पास क्या निकल का आया है, उसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे यहाँ फाइंड हुआ है। क्लियर हुई बात, ये समझ में आया कि हमने कैसे फाइंड किया है इसे। तो ये हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ। ठीक, अब आते हैं कि टाइप ऑफ वेक्टर्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट आता है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। क्या है? को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब है सेम। क्या है? सेम। इनिशियल का मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग। ठीक है ना। को का मतलब, को इनिशियल वेक्टर का मतलब, को का मतलब है सेम और इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग। कि सेम स्टार्टिंग क्या है? पॉइंट। तो सेम जो हमारे पास क्या है? सेम स्टार्टिंग माने इनिशियल। तो जो सेम इनिशियल पॉइंट होने चाहिए, सेम इनिशियल पॉइंट होने चाहिए टू वेक्टर्स के। सेम इनिशियल पॉइंट्स होने चाहिए टू वेक्टर्स के। एक वेक्टर हमारे पास ये है, तो जो दूसरा वेक्टर होगा वो यहाँ से होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये है इनिशियल, तो सेम होने चाहिए दोनों वेक्टर के। तो देखो यहाँ सेम है, तो इसे हमने वी वेक्टर मान लिया है, इसे हमने ए वेक्टर मान लिया है। तो ये देखो जो इसका इनिशियल पॉइंट है दोनों वेक्टरों का, वो क्या है? सेम है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर, जिसके जो स्टार्टिंग पॉइंट हो या इनिशियल पॉइंट हो वे क्या होने चाहिए? दोनों के सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो हमारे पास ए और बी वेक्टर है वे क्या है? आर को इनिशियल है। समझ में आया? को इनिशियल वेक्टर कैसे होते हैं? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे यहाँ सेम है, तो ये कैसे कहलाए जाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाए जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं को प्लेनर। सेकेंड आ गए हमारे पास क्या? को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? को का मतलब सेम, को का मतलब सेम, और प्लेनर का मतलब प्लेन में, सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर। सेम प्लेन में क्या है? लाई करने वाले वेक्टर। जैसे ये वेक्टर हमारे पास है, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये एक वेक्टर नाम दे दे ए और बी। तो ये क्या है? सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा? को प्लेनर वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो फरस है वो क्या है? उसके ऊपर मान लो कि कुछ पड़ा है, मान लिया झाड़ू पड़ी है, तो हमारे पास दो झाड़ू पड़ी है एक फरस के ऊपर। तो जो फरस हुआ वो क्या हुआ? प्लेन हुआ, और जो झाड़ू हो गई दो, वे क्या हो गई? वेक्टर हो गई। ए वेक्टर और वी वेक्टर हो गई। समझ में आया? एक हमारे पास बोर्ड है, ठीक है, एक ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर आपने लाइन ड्रॉ करी, तो बोर्ड क्या हुआ? प्लेन हुआ। और जो दो लाइन हो गई वे क्या हो गई? आपके वेक्टर्स हो गए, ए वेक्टर्स और वी वेक्टर्स। समझ में आया कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? क्लियर हुई ये बात इतनी। अब आते हैं जो हमारे पास थर्ड आया कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर हमारा जो है वो थर्ड है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है? को का मतलब सेम, को का मतलब क्या होगा? सेम होगा, और लीनियर का मतलब क्या होगा? लाइन में, सेम लाइन में। तो आपको पता ही है कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर का मतलब सबको पता होता है कि क्या है, कि एक लाइन में क्या है? अलोंग है। एक लाइन के क्या है? अलोंग है। क्या है? एक लाइन के अलोंग में। जैसे ए वेक्टर ये है, तो वी वेक्टर हमारा ये है, तो एक लाइन के अलोंग को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। चलो इससे पहले आप थोड़ा जरा कॉन्सेप्ट समझो फ्री वेक्टर का। फ्री वेक्टर कोई एक वेक्टर नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। कभी उसे आप फ्री वेक्टर समझ लो कि फ्री वेक्टर आ गया एक हमारे पास 4, नहीं, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास क्या एक फ्री वेक्टर है, ये हमारे पास फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या होता है? फर्स्टली ये पता होना चाहिए। फ्री वेक्टर्स क्या है कि वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड। हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ से उठा के वहाँ रख सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
विदाउट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक वेक्टर है उसे हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक वेक्टर ये है, हमारे पास ये वेक्टर है ना, तो इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं पर विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कि ना ही उसका हम मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन अगर यहाँ है तो इसे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ रख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए। क्लियर हुई बात? ये होता है फ्री वेक्टर्स। जैसे हमारे पास ए वेक्टर ये है, मान लो ए वेक्टर है तो इसे हमें डिस्प्लेस करना है तो हमने ठाके क्या कर दिया, यहाँ रख दिया है, तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डिस्प्लेस करके यहाँ आ गया है। समझ में आया? तो ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ फ्री वेक्टर्स का, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये यही होना चाहिए, पर ठाके हम यहाँ तो रख सकते हैं। बताओ रख सकते हैं या नहीं रख सकते? किसका कॉन्सेप्ट से? फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना, पर ये एक लाइन की तो अलोंग है, पर इसे हमने क्या करा, इसमें कॉन्सेप्ट लगा दिया कि हमने ये यहाँ रख दिया, तो ये कैसे हुआ है, पैरेलली डिस्प्लेस हो गए। तो हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कोलिनियर वेक्टर को कि वेक्टर पैरेलल, जो वेक्टर है पैरेलल टू सेम लाइन। सेम लाइन का मतलब क्या है कि एक हमारे पास ये लाइन है, ये इधर मान लो कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एल लाइन है हमारे पास ये, तो इस लाइन के ये क्या है, सब पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल ही हैं, और ये हमने क्या किया, पैरेलल तो हैं, अब पैरेलली हमने ये क्या किया, डिस्प्लेस हुआ। क्योंकि क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दिया। फ्री वेक्टर क्या कहता है कि हम इसे वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसे उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब हमारे पास एक वेक्टर मान लो ये है और हमारे पास दूसरा वेक्टर हमने ये बनाया, एक लाइन के अलोंग है, बताओ सी वेक्टर मान लिया, एक लाइन के अलोंग ये तो है। अब इसे हम क्या लगाएंगे, फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो ये तो है, इसे ठाके हम ऐसे तो रख सकते हैं, बताओ रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं? तो ये क्या हो गए, पैरेलली डिस्प्लेस हो गए। कैसे हो गए, पैरेलली डिस्प्लेस हो गए, हो गए ना हो गए? समझ में आई बात? देखो एक लाइन के अलोंग थे, आराम से समझो, एक लाइन के अलोंग थे, इसे हमने ठाके यहाँ क्यों रखा, बताओ क्यों रखा, फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया। उसने कहा कि हम डिस्प्लेस कर सकते हैं पर चेंजिंग मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना करे, हम उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड भी उतना ही है इसका, तो यहाँ से ठाके बस हमने यहाँ रखा है, सेम एज एक लाइन के अलोंग है, कोलिनियर है, यहाँ से ठाके यहाँ रखा है, तो उसे पैरेलली हमने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, हेयर ए वी एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्लियर हुई बात? ये समझ में आया कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब चलते हैं हम, ये हमारे पास वेक्टर निमट गए है ना, तो कोलिनियर, कोप्लेनर और क्या था हमारे पास, कोलिनियर था, कोप्लेनर और हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, को इनिशियल वेक्टर। ये आपको क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। अब हमारे पास आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर ये एक डेफिनेशन है जिसे आप रीड कर सकते हो, आप समझाती मैं हूँ कि नल वेक्टर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होता है, अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। बता दिया था आपको कि टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, बताया है अभी। तो जो हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो उसे बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। और नल वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो। इंटरेस्ट आया क्या, कि अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है तो उसे हम बोलेंगे नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। ठीक है, अगर ए बी वेक्टर है तो ये बताओ, ए बी वेक्टर है तो कुछ ना कुछ तो भाई उसकी डिस्टेंस हुई होगी, ए बी वेक्टर की हुई होगी या नहीं होगी, बताओ हुई होगी ना। तो भाई यहाँ तो ज़ीरो मैग्नीट्यूड तो हो ही नहीं सकता, तो क्या एग्जाम्पल होगा, ए वेक्टर, बी बी वेक्टर, सी सी वेक्टर, ये एग्जाम्पल होंगे। क्लियर हुई बात? इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो उसे हम बोलते हैं नल वेक्टर। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट
और हमारा जो इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट अगर वो सेम है, वो क्या है, सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। और नल वेक्टर का जो मीनिंग है, नल वेक्टर का जो मीनिंग है वो क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इट्स मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो। तो हम लिखेंगे इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो। ठीक है ना, समझ में आया, उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या होगा, ए बी बी सी सी, जिसका इस इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होना होगा, तो उसका जो टर्मिनल और उसका इनिशियल पॉइंट सेम है तो वो क्या होगा, नल वेक्टर होगा। उसका मीनिंग क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ज़ीरो कब होगा, जब ए वेक्टर होगा, बी बी होगा और सी सी होगा। ए बी का तो कुछ ना कुछ होगा, इस वजह से ये नहीं होगा, ये होगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया यहाँ कि क्या होता है नल वेक्टर। अब आते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है कि यूनिट वेक्टर की कहानी चलेगी हमारी। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसे रीड कर सकते हो। अब यूनिट वेक्टर को समझाती मैं हूँ कि क्या है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम समझाते हैं क्या है। तो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर आ गया। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का जो होता है, यूनिट वेक्टर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। जैसे आप बात कर लो, हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक हमने ये क्या किया, एक यूनिट चले, एक यूनिट चले, फिर एक यूनिट चले, फिर एक यूनिट चले, एक एक यूनिट चले। ठीक है ना, तो आपको यहाँ क्या समझ में आया, कोई भी वेक्टर है तो वो किससे मिलकर बना है, यूनिट वेक्टर से मिलकर बना है। एक यूनिट चले फिर स्टॉप हुए, फिर यूनिट चले एक, फिर स्टॉप हो गए। तो हम एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से। और जेड एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से। इससे तो रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है। तो ये क्या होगा, मान लो आई कैप, फिर आई कैप चले, फिर आई कैप चले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो ये हमारे पास ये है, इससे हम आई कैप बोलते हैं, जे कैप के कैप बोलते हैं। जो कैप है, कैप जो है वो क्या बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है। जैसे हमारे पास एक कैप है, मान लिया ए है, उसके ऊपर हमने कैप लगा दिया, तो ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर है हमारे पास ये। ठीक है, वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, जल्दी से बता दो, क्या क्या होता है, डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक तो डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये हम पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो आ गया, चलो ठीक है। डायरेक्शन लेकर आओ, तो डायरेक्शन ये आ गया। इसके ऊपर अगर कैप लग गया ना तो ये डायरेक्शन बताता है। ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और ये हमारे पास है डायरेक्शन। तो यहाँ हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया है और डायरेक्शन भी आ गया है। अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये जो है, ये कैप क्या है, कि यूनिट वेक्टर है, तो इसे हम इधर ले आए, मल्टीप्लाई में है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, एक कैप। तो ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड करो यूनिट वेक्टर, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और यूनिट वेक्टर आपको फाइंड कर लेना है। क्लियर हुई बात, समझ में आया यहाँ। ठीक है, अब आते हैं हम इक्वल वेक्टर पे अपने। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये डेफिनेशन है जिसे आप रीड कर सकते हो। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमारे पास ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इसका जो मैग्नीट्यूड है
ये सेम है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये कैसा हुआ, इक्वल वेक्टर हुआ, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, ये तो हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, एक हमारे पास ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो सेम है, पर एक डायरेक्शन इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, तो ये इक्वल वेक्टर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। दोनों चीज़ होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए इक्वल वेक्टर के लिए। तो इक्वल वेक्टर जब भी होगा जब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। यहाँ सेम है तो ये क्या इक्वल वेक्टर है, यहाँ सेम नहीं है तो नॉट इक्वल वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। क्लियर हुई बात। क्या इक्वल वेक्टर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये है कि आपको देखते हैं कितना समझ में आया। कि लेट हमने कर लिया कि ए वेक्टर हमारे पास ये है आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, हमारे पास ये है, और बी वेक्टर हमारे पास ये है 2i कैप प्लस j कैप, ठीक है। तो इस हमें ये बताना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड वी के, हमें ये बताना है। एंड आर द वेक्टर इक्वल, और ये बताने हैं कि जो ये वेक्टर हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो चलिए पहले इसका मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लें। क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम फाइंड करेंगे, रूट लगाओ, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, दूसरे का क्या है j, 2 का स्क्वायर, k नहीं है तो क्या रहेगा 0, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 + 4, तो क्या निकल का है √5 निकल का आया है। ऐसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब v वेक्टर है, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो क्या है 2 का स्क्वायर, j का क्या है कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, k नहीं है तो 0, तो यहाँ क्या निकल का आएगा 4 + 1 = √5। तो यहाँ आप कह सकती हो जो हमारे पास ए वेक्टर है वो क्या इक्वल टू वी वेक्टर है। ये तो आपने कर दिया। अब ये वेक्टर क्या इक्वल हैं, जल्दी से बताओ। आपने अभी पढ़ा है कि वेक्टर इक्वल हैं या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, मैग्नीट्यूड देखो, इसका कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट भी इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था। तो इसके कंपोनेंट इक्वल नहीं है, तो ये जो इक्वल वेक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। तो नो, ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया। कंपोनेंट भी जो है वे इक्वल होने चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ। क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द, अभी आपने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझा, क्योंकि यूनिट वेक्टर देखो पूरे जो हमारे पास है वहाँ अप्लाई ही होना है, और क्वेश्चन देखो आपको आने चाहिए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। हमें क्या दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये है वेक्टर, ये गिवन है। फॉर्मूला क्या आया था अभी, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन क्या आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये तो फॉर्मूला था या नहीं था, इस फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है। इस फॉर्मूला आपको लर्न किया, इसमें आपको क्या पहले फाइंड करना है ए का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, √2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट है 4 + 9 + 1, क्या निकल का आएगा इसमें से √14 आएगा। तो वैल्यू पुट करो, ए कैप, ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, उतार दो ऐसा टोटल, अपॉन में क्या इसका मैग्नीट्यूड है तो ये लिखो। अब ये भी आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, या फिर इसके आगे आप क्या कर सकती हो, इसके आगे ये कर सकते हो कि 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसे यहाँ तक भी कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा हमने इसे अलग अलग करके लिख दिया क्योंकि ये टोटल के नीचे है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या फाइंड किया है, यूनिट वेक्टर फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है, यूनिट वेक्टर। तो ऐसा हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। क्लियर हुई बात। अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ बहुत ईजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 10.2 में हम करेंगे। तो यहाँ है कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर है उसके कंपोनेंट बताने हैं। कंपोनेंट का मतलब कि वो स्केलर कंपोनेंट बताओ या वेक्टर, ये आपसे पूछे जाएंगे 10.2 में। तो यहाँ आप समझ लो, एक एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ओपी वेक्टर एक है ना, तो उसके आई वेक्टर है प्लस 2j वेक्टर है प्लस 3k वेक्टर है ना, ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो यहाँ से आपसे पूछे जाएं कि इसके स्केलर कंपोनेंट बताओ और वेक्टर कंपोनेंट बताओ। क्वेश्चन यही होगा सिंपल, कि इसके स्केलर कंपोनेंट बताओ और वेक्टर बताओ। स्केलर क्या होंगे इसके, 1 कंपोनेंट, 2 और 3, ये तो हमारे पास क्या है, स्केलर है। वेक्टर क्या होगा, वेक्टर यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास सिंपल क्या आई है, 2j है और क्या है 3k है, तो ये हमारे पास बन जाएगा वेक्टर। अगर सिंपल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है तो क्या है, स्केलर है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है कि वो आई किसे रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, जे किसे रिप्रेजेंट करता है, वाई को, और के किसे करता है, जेड एक्सिस को। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है, तो वो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ऐसा हम लिख पाते हैं कि अगर एक वेक्टर हमें गिवन है, उसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ क्लियर हुई बात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब क्या आया है कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से समझना है। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। तो हम यहाँ लिखते हैं, चलो एक लाइन आराम से पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। इफ़ ए वेक्टर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। देन एक्स वाई जेड, जो हमारे पास एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। एक्स वाई जेड क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। एंड एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अभी समझते हैं वेयर। एल इक्वल क्या है, कोस एल्फा इक्वल टू एक्स एक्सिस अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको मैं समझाऊंगी। एम इक्वल कोस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट आता है एन इक्वल कोस गामा, ये क्या होगा, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमने लिख लिया। अब हम इसे समझते हैं। जो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर के अंदर जो हमारे पास एक्स वाई जेड, ये क्या है, एक नंबर है। यहाँ मान लो एक्स की जगह 2 होता, 3 5, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है। अब एल एम एन पे आ जाते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है वही। तो डायरेक्शन कोसाइन पर आते हैं। देखो यहाँ 3D के अंदर पहले समझो आप, ये हमारे पास है 3D, ये हम एक्स एक्सिस ले लें, ये जेड एक्सिस ले लें और ये हम वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है ये P, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए थे, एक्स वाई जेड लिए थे। ये हमारे पास O है, ओरिजिन। तो यहाँ से हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। उसे हमने क्या नाम लिया था, आर वेक्टर नाम दिया था, ठीक है। अब यहाँ आपको ये समझना है कि अगर जेड एक्सिस से, एक्स एक्सिस से अगर हम यहाँ बना रहे हैं एंगल एक्स एक्सिस से, तो बन रहा है वो अल्फ़ा। अगर हम जेड एक्सिस से बना रहे हैं तो वो बन रहा है गामा। वाई एक्सिस से बना रहे हैं तो वो बन रहा है बीटा। क्लियर।
एंगल का पता चला। और इसकी हम क्या करते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। अब ये हमने एक क्या किया, एक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, यहाँ हमने एक ड्रॉ किया है ये। तो ये क्या हो गया, एंगल के सामने वाला क्या ड्रॉ हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक। एंगल का सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ अगर कोस की बात करें, क्योंकि कोस क्या है, एक फंक्शन है, हमें इसकी क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई। तो कोस की अगर हमने मल्टीप्लाई की अल्फा, तो कोस अल्फा की बात करें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथेनस होता है। तो बेस क्या है, एक्स है, बेस हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स है। तो बेस हमारा एक्स आया, अपॉन में हाइपोथेनस एच। तो एच क्या है, ओपी, ओपी आर वेक्टर, आर वेक्टर अभी हमने निकाला था पोजीशन वेक्टर, क्या निकल के आया था अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, निकल के आया था या नहीं निकल के आया था, बताओ जल्दी से, आया था। सेम एज ऐसे हम बीटा पे लेंगे, क्या आएगा, वाई अपॉन ये, और गामा पे लेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आएगा, ठीक है। ये आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि हमसे यहाँ पूछे जाएंगे कि ये बताओ कि डायरेक्शन रेशियो क्या है। डायरेक्शन रेशियो तो देखो सिंपल आप लिख सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन आपको यहाँ फाइंड करने हैं। तो कोस अल्फा को हम एल बोलते हैं, कोस बीटा को हम एम बोलते हैं, और कोस गामा को हम एन बोलते हैं। तो एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारे पास क्या आए हैं, डायरेक्शन कोसाइन आए हैं निकल के। और इन सबको अगर हम स्क्वायर कर लें, इन सब का हमने स्क्वायर कर लिया, एल स्क्वायर प्लस इन सबको हमने क्या कर लिया, ऐड करके स्क्वायर किया। इन सबको ऐड करके अगर स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एक हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन जाती है, हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। अब हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल लो होता है, एक पैराग्राम लो होता है। तो ट्रायंगल लो क्या कहता है, हमारे पास ट्रायंगल लो है, एक वेक्टर हमारे पास ये है ए बी वेक्टर, इसके आगे हमने क्या कर दिया, एक वेक्टर और लगाया, हमारे पास क्या हो गया, वो सी वेक्टर। ए बी और सी ये हमने नाम रख लिए। ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, बताओ, ये पढ़ा है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो ए सी होगी वो इक्वल होगी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के, ठीक है। इसका रिजल्टेंट जो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी वेक्टर के इक्वल होगा। इतनी बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए, इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा। अब पैलोग्राम पे आ जाते हैं। पैलोग्राम पे हमारे पास क्या है, एक ये वेक्टर है, एक हमारे पास ये वेक्टर है। तो इसे हमने नाम दे दिया वी वेक्टर, इसका पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारे पास वी, इसका नाम दिया है ए वेक्टर। तो इसका जो डायगोनल होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो ही रिजल्टेंट होगा। तो ये साइड हमारे पास क्या है, वी है, तो ये साइड भी हमारे पास क्या होगी, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी इधर क्या होगा, वी वेक्टर होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो ये क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनली इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, सेम ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर के होगा। बताओ ये क्या है, पैलोग्राम लो है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, डायगोनल होगा, वही हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला की आपको याद आ गई होगी, क्या याद आ गई होगी, क्लास 10 में चैप्टर सेगमेंट की है ना, उसमें है। तो उसमें हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे करते हैं, देखो इफ़ आर डिवाइड्स, जो आर है वो क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है पी क्यू को इंटरनली। तो इंटरनली का मतलब क्या है, इंटरनली का मतलब ये है कि हमारे पास ये है, एक हमारे पास P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है। इंटरनली यहाँ R पॉइंट ये है, इसे डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट हमारे पास ये है, O पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ हमने OP बनाया, OQ बनाया, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है OR फाइंड करना है। ये वेक्टर हमारे पास मान लिया ए वेक्टर है, और ये हमने मान लिया बी वेक्टर है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ये इसे डिवाइड करा है, इतना तो हमारे पास n है और इतना हमारे पास n है। तो ये हमने क्या मान लिया, आर वेक्टर मान लिया है, ओ आर तक। तो ओ
आर हमें फाइंड करनी है जिससे हमने आर वेक्टर मान लिया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इंटरनली का होता है कि एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये होता है इंटरनली। क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हमें कैसा पता चलेगा कि इंटरनली है या एक्सटर्नली है। क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इंटरनली है, तो इंटरनली का मतलब ये है कि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस फॉर्मूला को आपको लर्न करना है। एक्सटर्नली की बात आती है तो एक्सटर्नली में भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लिखवाते हैं। एक्सटर्नली हमने क्या मान लिया, ओ आर मान लिया है, तो ये क्या आर मान लेंगे इसे सेम। बस ये कि आपको ये पॉइंट यहाँ कुछ बाहर लगेगा, तो वो पॉइंट बाहर नहीं है। 3D में आप देखोगे तो वो कोई कुछ पॉइंट यहाँ होता है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले से ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन एन एम माइनस एन। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका होगा, एक्सटर्नली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक्सटर्नली और वो है इंटरनली। तो एक्सटर्नली में ये फॉर्मूला आपको लगाना है और इंटरनली में आपको वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि कैसे हमने करा है ये। ठीक, अब आते हैं यहाँ आपके पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मान लो हमारे पास कोई ए वेक्टर है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और हमारे पास दूसरी है बी वेक्टर है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये है। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो इसकी मल्टीप्लाई, अगर इसकी आई की मल्टीप्लाई आई से होगी तो क्या बनता है, आई की मल्टीप्लाई आई से थी 1। अब 1 की तो होगी पर x1 x2 की भी तो होगी, तो ये मल्टीप्लाई होकर x1 और x2 आएगा। सेम जे की होगी तो जे डॉट जे कैप तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसी सेम के की होगी तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। पर x की अगर आई की अगर जे से हो जाए, आई की के से हो जाए तो क्या आता है बताओ। अगर आई कैप की जे से हो गई तो आएगा 0, फिर आई की भी अगर के से हो गई तो आएगा 0। अब ये बताओ कि 1 और 0 क्यों आ रहा है, अभी समझो। यहाँ हमारे पास जो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड वी वेक्टर कोस थीटा। अब दोनों वेक्टर क्या है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, आई वेक्टर ये है, तो इसका जब दूसरा वेक्टर बनाएंगे तो इसके ऊपर ही बनेगा। बताओ, जब इन दोनों इसके ऊपर ही दूसरा बन गया तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस वजह से ये 1 आ रहा है। अब दूसरा देखो, एक हमारे पास क्या है, x आई है और j क्या है, y है, तो ये आ गया। तो ये क्या एंगल बन गया, 90 बन गया। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बताओ, तो इस वजह से ये 0 बना और ये 1 बना। इतनी बात क्लियर हुई। तो अगर हम यहाँ cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड करें, cos थीटा की वैल्यू तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ये आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुई बात। अब आते हैं हम यहाँ, अब आप ये सोचोगे कि इसका हम कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। अभी आपने देखा, देखो क्वेश्चन भी सॉल्व किया है मैग्नीट्यूड निकालने का। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हमारे पास इसके कोफिशिएंट क्या है, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। सेम ऐसे बी का फाइंड आप कर लोगे, क्या आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ आता है हमारे पास क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट पर आते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ए वेक्टर मान लो हमारे पास क्या है, A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। वी वेक्टर मान लो, हम यहाँ मान लो कुछ भी मान लो, यहाँ हम मान लेंगे V1 आई कैप प्लस V2 जे कैप प्लस V3 के कैप, ये है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं वो क्या होते हैं, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू होता है AB साइन
थीटा के। किसके इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा के। अब यहाँ से साइन थीटा की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी? ए इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस वी वेक्टर का अपोन में क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा आएगा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये आप ये कहोगे ये तो ठीक है, मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल, पर इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी ए क्रॉस बी वेक्टर की? तो ए क्रॉस बी वेक्टर की मल्टीप्लाई कैसे होती है? देखो ये हमारे पास बना लेना है। यहाँ हमारे पास आएगा आई कैप, यहाँ आएगा जे कैप और यहाँ आएगा के कैप, ये लिख लेना है। फिर आपको शुरू में क्या लिखना है? A1 A2 A3, यहाँ लिखना है A1 A2 A3। फिर दूसरा पकड़ो V1 V2 V3, ये लिखा। जहाँ आई है आई की जगह आई, जे की जगह जे और के की जगह के की वैल्यू हमने यहाँ लिखी। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है? अब इनकी क्रॉस हमें निकालनी है। तो यहाँ आएगा हमारे पास आई, फिर यहाँ आता है साइन माइनस का, फिर यहाँ आएगा जे, फिर यहाँ साइन आएगा प्लस का और यहाँ आएगा के। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ साइन आता है माइनस का और यहाँ साइन आता है प्लस का। ठीक है, तो हम आई की बात कर रहे हैं, तो आई की जब हम बात करेंगे तो आई को छिपा लेंगे, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई करो। A2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? A2 V3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो बीच में आता है माइनस A3 V2। क्लियर हुई बात? अब बात है जे की, जे को हाइड करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो A1 V3 बीच में आता माइनस A3 V1। अब के की बात हो तो के को हाइड करो, A1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? V2 से, माइनस आएगा A2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? V1 से। तो कुछ ना कुछ यहाँ करके हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। जब इसे हम यहाँ हमारे पास, क्योंकि यहाँ तो हमने मान लिया, यहाँ हमें वैल्यू देगा, वैल्यू देगा तो हमारे पास यहाँ एक क्या बन जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर का हम क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? ऐसे निकल जाएगा, जो भी कुछ आएगा। मान लो यहाँ हमारे पास ये क्या निकल का आया? A2 का स्क्वायर निकल का आ गया प्लस V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ से A क्रॉस इंटू V क्रॉस का मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है ना, ये मैंने ऐसी ले ली वैल्यू, तो ये नहीं निकलेगी यहाँ से भी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब फिर वैल्यू पुट करेंगे, वो करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे निकाल के, तो हमारा क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई? क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। इसके अलावा और जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस हमें एक्सरसाइज में करेंगे, तो वहाँ से और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।